नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और पिछले कुछ दिनों से खास करके अगर हम विश्व मंच की पॉलिटिक्स की बात करें, जियो पॉलिटिक्स की बात करें, तो काफी हलचल देखने को मिला है। और जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तस्वीरें निकल कर आई हैं वो हैं चीन के तियानजिन से। उसी पर हम बात करेंगे क्योंकि अब जो हालात हैं वो ऐसे बदलने लगे हैं, ऐसे लगने लगा है कि मानो भारत ने अमेरिका के साथ कट्टी कर ली है और अब चीन के साथ दोस्ती की कोशिशें यहाँ पर शायद जारी हैं। इस खबर को आखिर कैसे देखा जाए, ये जो तस्वीर है शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तियानजिन में, इसे लोगों ने बहुत ज्यादा जो है निश्चित रूप से ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर डाला, ये कहते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार टैरिफ पर टैरिफ ठोके जा रहे हैं तमाम दूसरे मुल्कों पर, भारत पर 50% टैरिफ इस वक्त उन्होंने लगा दिया है, जिसमें 25% पेनल्टी है फॉर बाइंग रशियन ऑयल सप्लाईज। तो इसे आखिर कैसे देखा जाए यहाँ पर, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं सुहासिनी हैदर, जो द हिंदू की डिप्लोमेटिक एडिटर हैं और साथ ही प्रोलिफिक राइटर भी हैं। सुहासिनी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछ सकूं कि ये क्या न्यू नॉर्मल नजर आ रहा है कि अमेरिका के साथ जो है हमने पूरी लड़ाई कर ली है? हमने एक्चुअली वो ट्रिगर नहीं किया है, ट्रिगर वॉशिंगटन डीसी से हुआ इन ऑल फेयरनेस, लेकिन वहां से बहुत कट्टी नजर आ रही है और यहाँ रीसेट नजर आ रहा है चीन के साथ। स्मिता, मैं तो यही कहूंगी कि ये जो तस्वीरें होती हैं, जो ऑप्टिक्स होती हैं, ये बहलाने के लिए और मन बहलाने के लिए तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन एक्चुअल फॉरेन पॉलिसी इन पे इतना निर्भर नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम भारत के रिश्तों को देखें तो जो भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ हैं वो चीन नहीं पूरा कर सकता है। हालांकि जिस तरह से चीन का भारत के साथ रिश्ता है, एक बहुत बड़ा शक्तिशाली पड़ोसी है, उसके साथ जिस तरह के हमारे संबंध हुए हैं, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, आयात निर्यात का बहुत रिलेशनशिप है, वो जगह भी अमेरिका नहीं ले सकता है। तो मुझे लगता है कि एक को जो बुलाते हैं ना ये जीरो सम गेम, इनको एक जीरो सम गेम में लेना गलत होगा। हाँ, ये जरूर है कि ट्रंप के तानों के बाद थोड़ी तो ठंडक दिल पे आती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वहां तियानजिन गए, वहां शी जिनपिंग और पुतिन के साथ उनकी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। शी जिनपिंग के साथ अलग से मुलाकात हुई, पुतिन के साथ अलग से मुलाकात हुई। वहां एससीओ में टेररिज्म पे काफी एक स्ट्रांग बयान आया। तो ये सब चीजें पॉजिटिव हैं भारत के लिए और भारत के रिश्तों के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक का मुकाबला दूसरे से करके हम एक को मतलब रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, एक एक करके जरा सा वी विल डू अ लिटिल काइंड ऑफ एफएक्यू ऑन, बिकॉज बहुत सारी चीजें हुई वहां। चीन जाने के पहले प्रधानमंत्री जापान भी गए थे, लेकिन चीन में जो उनकी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मुलाकात हुई और वहां पर उन्होंने रूस यूक्रेन वॉर को लेकर, जिसे हम दर्शकों को याद दिला दें कि अभी तक इंडिया ने कैटेगोरिकली उसे कंडेम तो नहीं किया है, लेकिन एक छोटा सा कमेंट सिर्फ मैं प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर प्ले आउट करना चाहूंगी कि वहां पर उस मुलाकात में उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर पर क्या कहा, क्योंकि दिस हैज बिकम अ की कंटेंशियस इश्यू बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो पहले सुन लेते हैं इस बयान को हम। लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। तो ये जो अभी तक इंडिया की स्टैंड रही है सुहासिनी, इसमें आपको अभी इंडिया के स्टैंड में कुछ अलग नजर आ रहा है ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर? नहीं, मैं जरूर यही कहूंगी कि जो भारत ने 2022 से कहा है कि रूस के खिलाफ भारत ने आज तक कोई बयान नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जब उज्बेकिस्तान गए थे एससीओ समिट के लिए, तो उनका वो बयान शायद पश्चिमी
राजधानियों में बहुत चला हो कि दिस एरा इज नॉट ऑफ वॉर, लेकिन उसमें रूस के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं था। पिछले साल जब वो मॉस्को भी गए थे तो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी, लेकिन आपको याद होगा उसके बाद वो यूक्रेन गए थे, लेकिन वहां पर भी उन्होंने रूस के खिलाफ कुछ नहीं कहा था। तो उस लिहाज से यहाँ जो उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की, कोई 45 मिनट की बात हुई, उसमें मुझे लगता है द्विपक्षीय बातें ज्यादा हुई होंगी, शायद अमेरिका की बात भी हुई होगी। लेकिन जो क्लिप आपने वहां पर चलाया था उसमें ये भी है कि भारत ने पुतिन और ट्रंप के बीच में जो अलास्का में बातचीत हुई थी उसका भी उन्होंने वेलकम किया था, उसकी सराहना की थी। लेकिन अभी तक हमें उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखने को मिला है कि भारत कहीं मध्यस्थता कर रहा है। शायद कैमरा के से हटके उन्होंने किसी तरह से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की बातों को प्रेसिडेंट पुतिन के सामने रखा होगा, क्योंकि 2 दिन उनके जाने से 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की बात प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी। लेकिन अभी तक ये नहीं लगता है कि भारत ने अपना कोई रुख बदला हो या ये भी कहा हो कि हम अमेरिका के दबाव के अंदर थोड़ा वो ऑयल इंपोर्ट करना कम करेंगे या इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसे ज्यादा शिफ्ट हुआ हो। जहां पर शिफ्ट What are हुआ your sources telling you, Suhasini? Has there really been any sort of a reduction or shifting away from Russian oil as far as the public refineries are concerned? देखो स्मिता, मैं तो यही कहूंगी कि 2017 में ट्रंप ने एक जैसे इस तरह से ऐलान जारी कर दिया था, निकी हेली को दिल्ली भेजा था, कहा था ईरान से जो भी तेल भारत ले रहा है उसको बंद करना होगा, जीरो आउट करना होगा। पहले कुछ महीनों के लिए सरकार ने कहा था कि हम किसी तरह से दबाव के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन 6 महीने बाद हमें पता चला कि एक्चुअली जो ईरान से तेल आ रहा था उस पर इतने रिस्ट्रिक्शंस थे, डिस्काउंट इतना कम हो गया था भारत के लिए कि भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था और जीरो ही कर दिया था। और 2018 के बाद भारत ने ईरान से डायरेक्टली अब तक तेल नहीं लिया था। अब रूस की बात अलग है, रूस एक बहुत बड़ा देश है, भारत के उसके साथ संबंध भी बहुत अलग से हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत आसानी से रूस से तेल लेना ऐसे ही बंद कर सकता है। लेकिन शायद हमें अभी ना पता चले, शायद कुछ महीनों के बाद ही पता चले। जहां तक चीन के साथ हमारी इक्वेशंस का सवाल है, और उसमें हमने देखे जो स्टेटमेंट्स आए शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद में, इसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये रिश्ता अपने आप में। ये रातों रात इसमें सुलझने वाला नहीं है, चाहे जितने भी आप जो है एलिफेंट और डांसिंग टुगेदर की बात कर लें, ड्रैगन की। आई मीन देयर इज दैट हार्श ट्रूथ ऑफ गलवान, देयर इज दैट हार्श ट्रूथ ऑफ टेररिज्म, देयर इज द हार्श ट्रूथ कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती मजबूत है। और आज फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी जो है चीन में पहुंचे हुए हैं, वहां पर उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो इस दौरान आपको चीन के साथ में इस वक्त क्या लग रहा है कि जो मोमेंटम है ऑफ टाइज, उसको आप कैसे देख रही हैं मूविंग फॉरवर्ड? आई थिंक स्मिता, इस मोमेंटम की शुरुआत पिछले अक्टूबर से हुई थी। पिछले अक्टूबर जब शी जिनपिंग और मोदी मिले थे वहां रशिया में, तब ये तय किया था उन्होंने कि उन दोनों के बीच में बहाली, नॉर्मलाइजेशन वो करना चाहते थे इंडिया और चीन के बीच में। और उस तहत से उन्होंने जैसे वीजाज बहाल किए हैं, उन्होंने अब डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात हो रही है, रिजम्पशन का, कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू किया उन्होंने फिर से। अब ट्रेड पे भी काफी बातचीत हो रही है कि किस तरह से वो रिलेशनशिप ठीक हो जाए। चीन ने जो रिस्ट्रिक्शंस डाले थे एक्सपोर्ट पे वो अब बंद हो जाए। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात यहाँ एससीओ पे काफी अरसे से तय थी, क्योंकि अब इनको इससे आगे ले जाना है। आप अगर उनके बयान को देखेंगे, इसमें बहुत तय है कि जो एलएसी पे मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था 4 साल के लिए, गलवान में जो क्लैशेस थे, उसका इतना जिक्र अब नहीं है, अब आगे की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि यहीं पर मामला है। अब आगे कैसे जाएं, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो एलएसी पे ट्रूप्स का था।
भारत ने पहले कहा था, बल्कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जो इस विजिट पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था पिछले साल कि जब तक LAC पे नॉर्मलसी नहीं होगी तो रिश्तों में नॉर्मलसी नहीं हो सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि LAC पे नॉर्मलसी नहीं है, डिसएंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन अब तक दोनों तरफ 50-50 हजार की तादाद में ट्रूप्स अभी भी हैं। और जैसे उन्होंने जगह जगह पे बफर जोन्स बनाए हैं, एक जोन ऑफ नो पेट्रोलिंग बनाया हुआ है, उसका मतलब है कि हम अभी 2020 के स्टेटस को जो बुलाते हैं स्टेटस को एंटी पे अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी हम और एरियाज में रिश्तों को अब नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर कदम को फूक फूक कर देखना पड़ेगा कि किस तरह जा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि एक दिन में ये रिलेशनशिप सुलझ तो नहीं सकता है। और अगर आप पाकिस्तान को भी हटा दें, पाकिस्तान को जो सपोर्ट चाइना ने दिया था, जो हमारे आर्मी के अधिकारियों ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर में, आप ये देख लीजिए कि पहलगाम के बाद जिस तरह के बयान चीन से आए थे, ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही चीन ने एक बयान दिया था कि हम पाकिस्तान को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम उनको सपोर्ट करेंगे। अगर आप देख लें कि अगर इसको भी आप साइड कर दें और कहें कि चीन ने भारत के खिलाफ जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म पे भारत को रोका हुआ है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप 2016 से आज तक नहीं हो पाई है भारत के लिए, वो उसे चीन ने रोका हुआ है। हर बार जो भारत किसी टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने वहाँ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पहुंचती है तो चीन उसको वहीं पर होल्ड पे डाल देता है। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारी चीजें हैं रिलेशनशिप में जिसमें कोई अभी हल नहीं निकला है। तो ये कहना कि अब रिलेशंस अब बेहतर हो जाएंगे, मुझे लगता है थोड़ा जल्दी है कहना। ये जरूर है कि एक प्रक्रिया बन गई है, बॉर्डर पे एक मैकेनिज्म बन गया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और वांग यी जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं चीन के, लेकिन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट काउंसलर भी हैं, उनके साथ एक मैकेनिज्म बनेगा। बॉर्डर पे जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच एक मैकेनिज्म बन गया है और ये अब बॉर्डर रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। और ट्रेड पे भी एक दो स्टेप्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो हम देख सकते हैं कि किसी न किसी तरह से थोड़ी नॉर्मलसी तो आई है रिलेशनशिप में, लेकिन रिलेशनशिप ट्रस्ट पे निर्भर है और वो ट्रस्ट मुझे नहीं अभी दिखता। और उस ट्रस्ट में एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है और जो हम देखते हैं कि जिसका साया SCO पर भी है, क्योंकि सार्क आतंकवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तमाम डिफरेंसेस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो है पूरे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 2 बिगर ब्रदर्स हैं, रशिया और चाइना, तो इसीलिए इंडिया इज स्टिल इन द रूम। लेकिन जो टेररिज्म का इश्यू है और ये जो हम जॉइंट स्टेटमेंट की कॉपी दिखा भी रहे हैं, जहां हमारे इंडियन न्यूज मीडिया में ज्यादा से ज्यादा ये कहा गया कि पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया गया स्ट्रांगली, वो सही है, वो किया गया SCO के स्टेटमेंट में। लेकिन एट द सेम टाइम जैसा हम इस ग्राफिक्स में हम स्टेटमेंट में देख पा रहे हैं कि उसमें जाफर एक्सप्रेस में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था 11 मार्च को इस साल पाकिस्तान में, और खुजदार में 21 मई को, उसे भी कंडेम किया गया इन द सेम टोन। सो बेसिकली SCO में कहीं ना कहीं जो टेररिज्म के मसले पर क्या इंडिया एक्चुअली स्कोर्ड एक गोल उनको मिला, या हाइफनेशन जिसे हम नहीं पसंद करते हैं पाकिस्तान के साथ में, वो सेम क्लब कर दिया गया इन दैट सेम ब्रैकेट? बिल्कुल स्मिता, आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जिस तरह से लोगों ने इसको बढ़ा चढ़ा के बनाया है कि कोई बहुत बड़ी जीत हुई है भारत की टेररिज्म पे, ये जायज़ है कि पहलगाम पे कंडेमनेशन होना चाहिए। हमें बताया जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि 2 महीने पहले जब SCO डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, तब वहाँ पर पाकिस्तान ने कहा था कि हमें पहलगाम का रेफरेंस नहीं चाहिए। शायद कोई स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं था टेररिज्म के मामले में, और चीन भी पाकिस्तान के साथ था। और आप याद रखोगे कि जून में चीन भी, रूस भी, सारे और कंट्रीज भी एक साथ थे और भारत ने कहा था नहीं, ये राजनाथ सिंह जी गए हुए थे डिफेंस मिनिस्टर, और उन्होंने कहा कि हम ये कबूल नहीं करते हैं। तो नो कंसेंसस वाज मेड ऑन द जॉइंट स्टेटमेंट। अब जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें जरूर पहलगाम का जिक्र हुआ है और पाकिस्तान में 2 अटैक्स जो हुए हैं उनका जिक्र हुआ है। और आपको याद रखना चाहिए कि भारत
पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है कि पहलगाम के अटैक्स के जो टेररिस्ट थे वो वहाँ से आए थे, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को जुल्मी ठहराया है जाफर एक्सप्रेस पे, और जो बलूचिस्तान में अटैक्स होते हैं लगातार पाकिस्तान और स्पेशली जनरल आसिफ मुनीर भारत के खिलाफ बयान देता आ रहा है। तो बाय पुटिंग बोथ ऑफ देम इन, एससीओ ने तो अपना काम कर लिया और फिर उसके बाद एक काफी अच्छा पैराग्राफ उन्होंने कॉन्डेमनेशन पे किया है कि परपेट्रेटर्स मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस और कोई सेफ हेवंस नहीं होनी चाहिए के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी शिकस्त हुई है यहाँ पे। ये जायज था कि पहलगाम की बात हो और इसको एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश हुई है पाकिस्तान के जिक्र के साथ। आगे देखना पड़ेगा क्या एससीओ इस पे कुछ और कर सकता है या नहीं। जैसे आपने कहा कि भारत और पाकिस्तान सार्क में तो एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय भी कोई बात चल नहीं रही है इसी मुद्दे पे। अगर एससीओ में मिल रहे हैं, ये एक ही ऐसा फोरम है जहां पे वो मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं इस मुद्दे पे, तो देखना पड़ेगा। पिछले आपको याद होगा 2014 से पहले एससीओ मीटिंग्स जब होती थी, भारत और पाकिस्तान ऑब्जर्वर थे वहां पे, लेकिन वहां नेता जाकर मिल लेते थे। यहाँ पर मेंबर्स भी हैं लेकिन फिर भी कोई मुलाकात नहीं हुई उनके बीच में। तो देखना पड़ेगा कि क्या हम इस पे किसी तरह से आगे जा सकते हैं। इतना जरूर है कि टेररिज्म एससीओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। एससीओ इसी ये 3 इवल्स उनको बुलाते हैं, सेपरेटिज्म, रेडिकलिज्म, टेररिज्म, इस पे बना था। ओरिजिनली एक सिक्योरिटी फोरम था। जिस तरह से रेडिकलिज्म कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज में देख रहे थे, उस पे रशिया और चीन एक साथ आए थे और फिर कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज आए थे। तो ये जायज होगा कि इसी पर कुछ बात हो। इनका एक मैकेनिज्म भी है जहां भारतीय ऑफिशियल्स पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ काम करते हैं। एक एससीओ रैट्स मैकेनिज्म उसको बुलाते हैं, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर मैकेनिज्म। तो हो सकता है कि एससीओ कोई एक ज्यादा एक रोल अदा करे भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन ये आगे ही हम बता पाएंगे। ये इतना जरूर है कि 2022 में शायद आप भी थी, मैं भी थी वहां उज्बेकिस्तान में जब प्रधानमंत्री गए थे। उसके बाद एससीओ को भारत ने शायद थोड़ा सा कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया था, बैक बर्नर पे डाल दिया था। 2023 में आप याद रखेंगे भारत की बारी थी होस्ट करने के लिए, वो भारत के नेतृत्व में एससीओ हुआ था 2023 में, लेकिन प्रधानमंत्री ने लास्ट मिनट उसको एक वर्चुअल बना दिया था। ऑनलाइन उन्होंने समिट ऐसे ही निपटा दिया था क्योंकि भारत नहीं चाहता था शायद उस वक्त कि शी जिनपिंग और पुतिन दिल्ली आए। प्रधानमंत्री वहां अमेरिका जा रहे थे, फ्रांस जा रहे थे, तो उसके बीच में ये पड़ा। 2024 में इलेक्शंस हो चुके थे, प्रधानमंत्री का कजाकिस्तान जाना तय था लेकिन वो भी कैंसिल हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि भारत एससीओ को थोड़ा किनारा कर रहा था, लेकिन इस एससीओ के बाद ऐसा लगता है कि भारत सरकार के लिए एससीओ एक अहम फोरम बन चुका है। जहां तक एससीओ फोरम में ये जो तस्वीरें हैं कि मोदी पुतिन के साथ एक गाड़ी में सवार होकर जा रहे हैं और कहा जा रहा था कि रूसी मीडिया को भी इसकी जानकारी नहीं थी कि पुतिन के साथ अचानक से गाड़ी में बैठ जाएंगे। ऐसी जानबूझकर जो इमेजेस प्रोजेक्ट की गई हैं कि तीनों नेता आपस में बहुत मुस्कुरा रहे हैं, प्रधानमंत्री हर जगह जोक क्रैक करते हुए नजर आते हैं। हालांकि भाषा की बैरियर समझ में नहीं आती कि ट्रांसेंड कैसे हो रही हैं तमाम नेताओं के बीच में। लेकिन हैविंग सेड दैट, इन इमेजेस के बाद में हमने जो अमेरिका से रिएक्शंस देखी हैं, ट्रंप ने एक बहुत बड़ा सा पोस्ट डाला ट्रूथ सोशल में और जिसमें तमाम बातें कहीं कि भाई what few people understand is that we have very little business with India but they do a tremendous amount of business with us। ये कहते हुए कि भाई चीन के साथ जो है आपकी बहुत ज्यादा डेफिसिट है, हमारे साथ तो ट्रेड सरप्लस है। यही बातें जो उनके ट्रेड एडवाइजर है पीटर नवारो, वो भी कह रहे हैं कि इट वाज अ शेम टू सी मोदी गेटिंग इन बेड विद शी जिनपिंग एंड पुतिन। जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा कि एससीओ मीटिंग इज लार्जली परफॉर्मेटिव। ये जो अमेरिकी रिएक्शंस आ रही हैं, आपको लग रहा है कि इन विजुअल्स के बाद में एक तो क्या रशिया इंडिया चाइना एज अ फोरम वो ज्यादा स्ट्रेंथन होगा या ये टेम्परेरी फेज है, और दूसरा विल वी सी अ मच मोर एंग्रियर ट्रम्प इंस्टेड ऑफ अ ट्रम्प जो कि जिन्हें लगे कि नहीं मैंने कुछ गलत किया और मैं थोड़ा सा जो हूं संभल जाता हूं, कोर्स करेक्शन करता हूं।
देखिए, रूस और चीन के साथ जो भारत के संबंध हुए हैं वो आरआईसी के तहत भी हुए हैं। 2006 से लगभग मुझे लगता है ब्रिक्स उन्होंने इकट्ठे फाउंड किया, एससीओ में भारत को वो ले आए, पाकिस्तान के साथ हालांकि। तो रूस और चीन के साथ एक बहुत पुराना भारत का एक ट्राइलैटरल हो चुका है। अब ये अलग बात है कि पिछले कुछ सालों में उस ट्राइलैटरल को बंद कर दिया था, रद्द कर दिया था, और फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे शायद एक मीटिंग हुई थी 2020 में, उसके बाद तो नहीं हुई है। लेकिन जो आप कह रहे थे कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपने अगर वो तस्वीरें देखी हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जब गए वहां पे, वो फिर थोड़ा सा वेट करके फिर पुतिन के साथ वो अंदर गए, हाथ पकड़ते हुए शी जिनपिंग के साथ मिले। अब तीनों नेता काफी बार एक जगह हो चुके हैं पिछले कुछ सालों में। उज्बेकिस्तान में एक साथ थे, ब्रिक्स में एक साथ थे, साउथ अफ्रीका में थे, यहाँ पे थे, कजान में पिछले साल। इस तरह की तस्वीरें हमने नहीं देखी थी, तो शायद हाँ कुछ उसमें प्रोजेक्शन भी था कि अमेरिका को दिखाने के लिए कि हमारे और भी दोस्त हैं, आप हमारे साथ जो जिस तरह की नाइंसाफ़ी कर रहे हो, नाइंसाफ़ी तो है जो यूएस कर रहा है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि रूस से ऑयल खरीदना कोई नई बात नहीं है, भारत 2022 से करता आ रहा है। चीन भारत से ज़्यादा ऑयल लेता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सैंक्शंस नहीं है। यूएस खुद रूस के साथ दुगना अभी उसने ट्रेड बढ़ा दिया है, लेकिन वो खुद अपने आप को नहीं रोक रहे हैं। तो भारत के खिलाफ ये तरह का मतलब सैंक्शंस के और स्मिता, हम इसे टैरिफ बुला रहे हैं, 25% का टैरिफ जो लगा है, लेकिन ये एक्चुअली सही मायने में एक सैंक्शंस है जो यूएस ने भारत पे 1998 के बाद नहीं कहीं कभी लगाया। पिछली बार न्यूक्लियर टेस्ट जब हुई थी तब अमेरिका ने भारत पे लागू किए थे, तब से अब तक ये नहीं हुआ है, तो ये काफी बड़ा डिसीजन है अमेरिका का। तो लेकिन हमें बहुत स्पष्ट तरीके से हम देख सकते हैं कि ये किसी कोई प्रिंसिपल की वजह से नहीं है, ये इस वजह से है कि अमेरिका नाराज है, ट्रंप नाराज है, मोदी जी उनके साथ ट्रेड डील नहीं कर रहे हैं, मोदी जी उनकी नोबेल पीस प्राइज के आड़े लगे हुए हैं, और ऐसा भी लगता है कि भारत अपने और दोस्तों के साथ भी है। तो ये जरूर है कि अमेरिका को थोड़ा सा सोचने का मौका यहाँ पर होना चाहिए कि क्या वो भारत को पूरी तरह ऐसे गंवाना चाहता है, भारत के साथ रिश्तों को ऐसे तोड़ना चाहता है। और ये भी मैं कहूंगी कि अगले कुछ हफ्तों में हमने देखना होगा। आज वैसे पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बयान आने वाला है शायद 11:30 बजे इंडियन टाइम से, तो वो वहां पर क्या कहना चाहेंगे। 22 सितंबर को ट्रंप न्यूयॉर्क जा रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी जिनका स्पीच अभी यूएन में उनका स्लॉट है, लेकिन कुछ पता नहीं है अगर वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या वो जाएंगे, क्या वो वहां ट्रंप से मिलेंगे, क्या किसी और तरह से जापान और ऑस्ट्रेलिया की मध्यस्थता से एक क्वाड समिट के लिए कोई डेट आएगा जहां ट्रंप इंडिया आ सकते हैं। बहुत ऐसे रास्ते हैं जहां भारत और अमेरिका के बीच में कुछ मीटिंग्स हो सकती हैं जिससे ठीक भी हो सकते हैं संबंध। जिस द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपने क्वाड का जिक्र किया और जो खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिकेट किया है, क्योंकि इस साल इंडिया को होस्ट करना था क्वाड समिट, कि ट्रंप अब इंडिया नहीं आएंगे, और ऐसे एक मौके में इस ट्रिप के पहले हम ये भी याद दिला दें दर्शकों को कि नरेंद्र मोदी जो है दरअसल पहले जापान गए हुए थे, जापान जो कि यूएस का इतना क्लोज पार्टनर है। तो इंडो पैसिफिक में इस वक्त सुहासिनी, एक तो उस जापान ट्रिप से आपको लगता है कि की आउटकम्स काफी ज्यादा सब्सटैंशियल थे, और इंडो पैसिफिक में आज की तारीख में इंडिया के लिए एक बहुत डिपेंडेबल पार्टनर है जापान, और क्वाड, क्या नाउ एवरीथिंग इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द क्वाड? क्वाड का अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मिस्टर ट्रंप तो अपनी सोच एक दिन में बदल सकते हैं। तो अगर आज कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, कल कुछ और भी कह सकते हैं। और फरवरी में उन्होंने जरूर कहा था कि हम आएंगे इंडिया क्वाड के लिए।
अब जापान का जो जिक्र कर रहे थे आप, अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्राइम मिनिस्टर इशिबा को क्वाड के लिए इंडिया आने के लिए एक निमंत्रण भी दिया था। तो शायद अभी कुछ आशा है कि क्वाड अभी भी हो सकता है। ये जरूर है जो आप कह रहे थे कि इंडो पैसिफिक पॉलिसी पे काफी गंभीर तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो भी इंडो पैसिफिक पॉलिसी थी वो अमेरिका उसका नेतृत्व कर रही थी, और वो बहुत क्लियर स्पष्ट तरीकों में चीन पे अमेरिका की नजर थी। ताइवान पे अमेरिका का एक रुख था। आज मिस्टर ट्रम्प ताइवानीज लीडर्स को भी अमेरिका नहीं आने दे रहे हैं। ऑकस पे पिछली सरकार जो बाइडेन की सरकार थी उन्होंने काफी काम किया था, आज ट्रम्प उसको ना के बराबर ही रखे हुए हैं, हालांकि कुछ शिप्स तो सबमरीन्स जाएंगे। और जो जापान और साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जो अमेरिका के 3 एलाइज हैं, उनके साथ भी अमेरिका इतना ज्यादा नहीं कर रही है। सब पे उन्होंने टैरिफ डाले हुए हैं, सबके साथ थोड़ा सा टेंशन है। जापान के साथ भी अब टेंशन है कि ट्रेड नेगोशिएटर जाते जाते ही रुक गए। तो मुझे लगता है सबको सोचना पड़ेगा कि ये इंडो पैसिफिक पॉलिसी अब सस्टेनेबल है, इसमें अब क्या हो सकता है। और जिस तरीके से क्वाड अब तक अपना काम कर रही थी, जिस तरीके से डेवलपमेंट एड पे और ट्रांसपेरेंट फंडिंग पे, हेल्थ पे, ये सब इनिशिएटिव्स कर रही थी, शायद ये इनिशिएटिव्स तो फिर भी हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक तौर पे क्या क्वाड आगे बढ़ सकता है, इस पे मुझे लगता है काफी सवालिया निशान है। Just one last question before I let you go, सुहासिनी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी मैं 2 डेकेड से कर रही हूँ, आप मुझसे पहले से कर रही हैं, बहुत आप डीपली इन्वॉल्व हैं। ये जो हमारी इंडियन मीडिया में जो प्रॉब्लम हो गई है ना, और ये नैरेटिव शेपिंग हर ओर से हो रहा है, इंडिया या पाकिस्तान एक तरीके से वी मिरर ईच अदर। हम हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और हमारी फ्यूचर्स भी कनेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ आवर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये इंडियन मीडिया में प्रोजेक्ट किया जाता है कि भाई देखो नरेंद्र मोदी अकेले खड़े हैं जो व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ जोक्स क्रैक कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से भी ये इमेजेस एडिट करके दी जाती है जिसमें लगता है कि शहबाज शरीफ इज एट द सेंटर, एट द हार्ट इन दैट एससीओ मीटिंग, कि उनकी बहुत अपनी जगह है। क्या ये मतलब हम पाकिस्तान को छोड़ दें कंपैरिजन के लिए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्टिंग में ये एक प्रॉब्लम हो गया है क्या कि हम नुआंसेस को भूल गए हैं, कि हम बहुत ज्यादा ऑप्टिक्स पर और नैरेटिव बिल्डिंग पर लगातार ध्यान दे रहे हैं, जिससे शायद हम डैमेज कर रहे हैं इन द लॉन्ग टर्म जो फॉरेन पॉलिसी जैसी होनी चाहिए, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जिसने बहुत डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स को आज से नहीं बल्कि जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से बैलेंस किया है। देखिए स्मिता, फॉरेन पॉलिसी की जो कवरेज होती है, हालांकि जैसे आपने कहा आपने 20 साल से की हुई है, फॉरेन पॉलिसी की जो कवरेज होती है बहुत वक्त लगता है न्यूआंसेस को देखने में, पता करने में कि पिछली बार हमने क्या रुख अपनाया था, अब हमारा प्रेसिडेंट क्या है, किस तरह से हम आगे जाएंगे। आजकल के ज़माने में सब कुछ थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो ये पॉप एनालिसिस बहुत जल्दी हो जाता है कि इसका फोटो इसके साथ है तो बस ये एक साथ है, और उसका फोटो उनके साथ नहीं है तो ये बस इनको पीछे छोड़ दिया है। तो मुझे लगता है एक तो ये है कि आजकल के एनालिसिस में थोड़ी जल्दबाजी होती है। दूसरा है कि एक्सेस जो आप को एक्सपीरियंस होगा कि जो एक्सेस गवर्नमेंट पहले देती थी जर्नलिस्ट को, और कोई भी जर्नलिस्ट कि कोई जर्नलिस्ट हो जो उनको पसंद हो ना पसंद हो, जो जिस तरह की एक्सेस देते हैं गवर्नमेंट और एमईए के ऑफिशियल्स, उसमें काफी बदलाव आ चुका है। तो आजकल के जमाने में जो गवर्नमेंट सोच रही है ये शायद वो इतना बताते नहीं है कि किस तरह जा रहे हैं। आफ्टर ऑल अगर आप मुझे 1 साल पहले बताते, अगर मैं कहती कि प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं, तो मोस्ट जर्नलिस्ट का जो रिस्पॉन्स होता कि ये तो कभी नहीं हो सकता है, और इस तरह की तस्वीर खींचेंगे और चीन के बारे में ऐसे अच्छे अच्छे शब्द कहेंगे कि चीन, प्रधानमंत्री ने खुद कहा शी जिनपिंग को कि चीन और भारत दोनों विक्टिम्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। ये तो बहुत एक नई बात हो गई, लेकिन अगर किसी ने पहले कहा था कि ये होने वाला है, उनको वो बिलीव नहीं करते। ऐसे ही अगर आप अमेरिका के बारे में कहते हैं कि अमेरिका के साथ इतना तनाव होता, लोग कहते नहीं 25 साल से तो ये सब ठीक चल रहा है, अब ये कैसे हो गया। और पाकिस्तान के साथ
सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि लोग बस मानने को तैयार नहीं है कि कभी कोई रिलेशंस बेटर हो सकती है। आपको याद होगा नवंबर में जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर पाकिस्तान गए थे एससीओ के एक मीटिंग के लिए, तब भी लोगों ने कहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन हो चुका है। वहां पे उन्होंने बातचीत की, पाकिस्तानी होस्ट का उन्होंने काफी मतलब उन्हें उनकी सराहना की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उन्होंने हर तरह की मतलब हर मीटिंग में उन्होंने भाग लिया। तो डिप्लोमेसी में कोई ऐसे अनटचेबल्स होते नहीं हैं। आज अगर अलास्का में ट्रंप और पुतिन भी मिल सकते हैं तो हमें मान के चलना चाहिए कि जब देश के इंटरेस्ट हो, राष्ट्रहित हो, तो किसी से भी बातचीत हो सकती है जो हमें लगता है अपने हित में हो। लेकिन ये अभी जो अंडरस्टैंडिंग है शायद ये जो कवरेज जो आप कह रहे थे उस कवरेज में अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि चीजें चेंज भी हो सकती है। और डिप्लोमेसी का अगर कोई रोल है, डिप्लोमेसी का रोल ही है कि जहां पर तनाव है उसको कम करना, जहां पर बातचीत नहीं हो रही है बातचीत करना। अगर डिप्लोमैट्स ही ये करना बंद कर दें तो फिर शायद उनका भी कोई रोल ना हो। निश्चित रूप से। और मैं लोगों को भी कहूंगी कि प्लीज ये जो राष्ट्रवाद के नाम पर जो नेशनलिस्ट मीडिया हाइपर बोल के जरिए आपको दिखाती हैं कि हमने सबको तमाचा जड़ दिया, टाइट स्लैप लगा दिया, लाल आंखें दिखा दी, तरेर दी, रियलिटीज बहुत जल्दी बदलती है जैसा कि सुहासिनी कह रही हैं। और खास करके जब वो राष्ट्रहित का सवाल हो और ट्रंप जैसा एक विवादित कैरेक्टर भी हो, जो ट्रंप कभी किम जोंग उनके साथ भी जाकर समिट वार्ता कर चुके हैं, जो पुतिन के साथ भी कर चुके हैं, और जो मोदी को अपनी डियर फ्रेंड बोलने के बाद में उनसे अब इतनी ज्यादा पर्सनल टारगेटेड अटैक्स भी कर रहे हैं। जी सुहासिनी। और पाकिस्तान आर्मी चीफ को भी लंच दे चुके हैं। तो हमारा ये मानना कि सिर्फ हमें कोई किसी तरह के मतलब ज्यादा कुछ मिल रहा है, हमें सोचना चाहिए। अगर जैसे आप अभी बयान दिखा रहे हैं, ये जो एससीओ का तियानजिन डिक्लेरेशन जो निकला था, आप मुझे बताइए कितनों ने टेलीविजन पे ये पूरा बयान दिखाया कि एक तरफ पहलगाम का जिक्र हुआ है, दूसरे तरफ वहां जाफर एक्सप्रेस और खुजदार का जिक्र हुआ है। मोस्ट न्यूज़पेपर्स ने भी आज सिर्फ ये कहा है कि पहलगाम का जिक्र हुआ है और उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है उसके उन्होंने बात की है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओरिजिनल थिंकिंग, ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ के फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के कि पिछली बार क्या था, इस बार क्या अलग हुआ है। हम ये नहीं पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी मैं आपका शो को थोड़ा लंबा कर रही हूँ। नहीं, आई एम मोर देन हैप्पी, आप टाइम दे मुझे, तो आई हैव नेवर हैव अ प्रॉब्लम। 2 महीने पहले जब इजराइल और यूएस ने ईरान पे हमला किया था और स्ट्राइक्स किए थे, तब एससीओ की एक मीटिंग हुई थी जहां पर एससीओ ने इनकी निंदा की थी और कड़ी निंदा की थी, बोथ यूएस और इजराइल की। उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बयान जारी किया था कि हम इससे अपने आप को डिसोसिएट करते हैं, हम इस स्टेटमेंट के साथ नहीं हैं। लेकिन अगर आप उसी तियानजिन डिक्लेरेशन को पढ़ें तो उसमें वही पैराग्राफ है जो निंदा करती है यूएस और इजराइल की, और भारत एक सिग्नेटरी है उसका। तो ये सब मतलब इस सब को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो मैं जरूर कहूंगी कि ये वक्त निकालना पड़ता है, जर्नलिस्ट को देखना पड़ता है। ये नहीं कि जो आपको व्हाट्सएप पे मिल गया कि ये है हाइलाइट्स, तो आप यही हाइलाइट्स को चलाएं। उसमें काफी बार स्पेलिंग और ग्रामर भी चेंज नहीं करते हैं, वो एरर्स भी रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी प्रेस रिलीजेस में। और प्लीज मैं लोगों को यही वापस से रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए नेताओं का काम है यू टर्न करना, नेताओं का काम है वक्त के हिसाब से पॉलिसी बदलना। मीडिया अगर यू टर्न मीडिया दिखने लगे कि आज मीडिया कहे कि नहीं भाई वुहान से ही जो है वायरस आया है कोविड का, टीवी आप अपने तोड़े, आप कैसे जो है चीन के साथ आप टिकटॉक यूज कर सकते हैं, आप कैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन वही मीडिया अगर पूरी तरह से यू टर्न करे, सरकारें जब नीतियां बदलें तो हमारा काम है रिपोर्ट करना, लेकिन हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखा जो मीडिया रही है वो जर्नलिज्म से दूर काम कर रही है। तो थोड़ा सा आप समझे जब विदेश नीति के मामले आए। एक पुराने ऐड है उसका मुझे टैगलाइन याद आ रहा है कि दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो आज अमेरिका से कट्टी, चीन से रीसेट है, 2 दिन बाद पता चलेगा कि वो तस्वीर फिर बदल गई है। तो थोड़ा संयम रखकर जो है खबरों को देखिए, समझिए और जानिए। बहुत शुक्रिया सुहासिनी हैदर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और जैसा कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस में ना स्थायी दोस्त होते हैं ना स्थायी दुश्मन, फ्रेनेमीज होते हैं, फ्रेंडली एनिमीज होती हैं।
तो खबरों को हम ट्रैक करते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। शुक्रिया।